Hello friends, in this video lecture I will discuss about लैगोपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव जीन रेगुलेशन क्या होता है। तो आप लोग उस लेक्चर को इस लेक्चर में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैगोपेरॉन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। और आप लोग अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जो आईडी बेट चैनल बना हुआ है उस पर आप सेंड करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैगोपेरॉन। इन केस ऑफ लैगोपेरॉन, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। तो लैगोपेरॉन में जो लैक होता है वो क्या होता है, वो लैक्टोज के लिए को रिप्रेजेंट करता है। लैक्टोज क्या होती है, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, ठीक है। और ये किन दो यूनिट से मिलकर के बनी होती है, ये जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी होती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। इसमें दोनों यूनिट क्या होती हैं, ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। ओके, अब लैगोपेरॉन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो लास्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस किए थे रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, तो जो लैगोपेरॉन है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्या होता है, द ओपेरॉन विच नॉर्मली टर्न ऑफ एंड एक्सप्रेस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। मतलब नॉर्मली क्या होगा, वो स्विच ऑफ होगा, वहाँ पे किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बट उसका ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब वहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ओपेरॉन सिस्टम जो कि नॉर्मली क्या हो, स्विच ऑफ कंडीशन में हो, नॉन एक्सप्रेस्ड हो, और जब वहाँ पे क्या हो, इंड्यूसर आए, तब क्या हो जाए, उसका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाए, स्विच ऑन कंडीशन में आ जाए। तो ऐसे ओपेरॉन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, और लैगोपेरॉन उसी का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जनरली अकर्स इन कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि इससे बनने वाली जो एंजाइम है वो क्या करेंगी, वो कैटाबॉलिक पाथवे में कैटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। अब ये कैटाबॉलिक पाथवे होता क्या है, तो ऐसा पाथवे, ऐसी मैकेनिज्म जिसमें कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन हो। तो आप देखेंगे कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम में जो क्या बनेगा, एंजाइम बनेंगी, वो क्या करेंगी, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम जनरली अकर्स इन कैटाबॉलिक पाथवे। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम का क्या है, लैगोपेरॉन है। तो इसमें बनने वाली जो एंजाइम है वो लैक्टोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इट पार्टिसिपेट इन कैटाबॉलिक पाथवे। इसी तरीके से रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम में जब टीआरपी ओपेरॉन पढ़ेंगे वो एनाबॉलिक पाथवे देखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो एंजाइम बन रही है वो ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में हेल्प कर रही है। कब तक, जब तक वो स्विच ऑफ कंडीशन में नहीं होंगी। ओके, फिर हम देखेंगे कि लैगोपेरॉन सिस्टम जो है वो कुछ जीन से मिलकर के बना होता है, जैसे स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन। तो आप लोग ये देखे थे ओपेरॉन सिस्टम जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पे देखे थे कि कुछ जीन होते हैं जो इसको बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे उसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चरल जीन होती हैं, ऑपरेटर जीन यहाँ पे क्या रोल है, प्रमोटर का क्या रोल है, रेगुलेटर का क्या रोल है। तो एक डायग्राम है, पहले उसको देख लेते हैं तो इसलिए समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक ओपेरॉन सिस्टम है, ठीक है। अब ये ओपेरॉन सिस्टम में देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ऑपरेटर भी है, प्रमोटर भी है। तो ऑपरेटर किसके बीच में प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन है प्रमोटर रीजन के बीच में। अब स्ट्रक्चरल जीन में भी कौन कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल जीन में भी हमारे पास है जेड जीन है, वाई है, ए है, और इनका ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। इनका ऑर्डर क्या रहेगा, जेड वाई ए ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जेड की जगह ए रख दिए, ए की जगह, ऐसा नहीं है। इनका जो ऑर्डर होगा वो यही रहेगा, जेड वाई ए ही रहेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक रिप्रेसर जीन है, ये क्या करेगी, रिप्रेसर प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करेगी, देन ट्रांसलेशन होगा उसका, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगी और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देगी। क्यों, क्योंकि जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करती है तब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता, और क्या होगा, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं करेगा तब तक ऑपरेटर रीजन से स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कराएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड विद
प्रमोटर रीजन, और जब तक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में देख रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चरल जीन, तो लाइकोपेरॉन में आपने कितने स्ट्रक्चरल जीन देखे, 3 स्ट्रक्चरल जीन, कौन कौन से, जेड, वाई एंड ए। अब ये जो जीन हैं ये क्या होते हैं, ये सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होते हैं, मतलब ये जो तीनों अलग अलग जीन हैं, अब 3 अलग अलग एंजाइम इससे कोड होंगे, ठीक है, ये इन तीनों जीन से 3 अलग अलग एंजाइम कोड होंगे, लेकिन इनके लिए जो ऑपरेटर है, प्रमोटर है, या हम कह सकते हैं जो सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोलेंगे। ओके, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हम लोग किसको बोलते हैं, व्हेन मोर देन वन एंजाइम कोडेड बाय सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ओके, वहाँ पे सिंगल इनिशिएशन होगा, सिंगल टर्मिनेशन होगा, बट वहाँ पे एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। और ये हम लोग प्रोकैरियोट के केस में ही देखते हैं, तो एग्जांपल क्या है, इकोलाई क्या है, वो प्रोकैरियोट है। अब लैग-जेड जीन कोड किसको करेगा, लैग-जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू देयर मोनोमर यूनिट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, कि ये लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करता है। और एलो लैक्टोज क्या होता है, रियल इंड्यूसर ऑफ लाइकोपेरॉन। आपको एग्जाम में अगर पूछ ले कि रियल एग्जाम्पल ऑफ रियल इंड्यूसर ऑफ लाइकोपेरॉन इज, वहाँ पे लैक्टोज भी दिया हो, एलो लैक्टोज भी दिया हो, तो आपको क्या लगाना है, एलो लैक्टोज लगाना है। ओके, फिर देखते हैं लैग वाई का फंक्शन। लैग वाई कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज। क्या, बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज। यहाँ पे आप बहुत लोग गलती कर देते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिख देते हैं। ओके, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होता, ये बीटा गैलेक्टोसाइड होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज। ओके, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए इकोलाई सेल है और यहाँ पे मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, तो ये लैक्टोज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मीडियम से कहाँ पे जाने में हेल्प करता है, सेल के अंदर। तो यहाँ पे आप याद रखना है, बीटा गैलेक्टोसाइड परमेज क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू सेल फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट है लैग ए। लैग ए का क्या फंक्शन है, इट कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज मतलब एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, कहाँ से, एसिटिल को एंजाइम ए से एसिटिल ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड्स। अब जब सेल के अंदर मान लीजिए बीटा गैलेक्टोसाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा लैक्टोज को इनके साथ इकोलाई हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइड बोलते हैं। अब मान लीजिए सेल के अंदर क्या हो गया, सेल के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइड्स हैं और उसके कारण सेल के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज ना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। और वो ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये क्या करता है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब कैसे कंपाउंड, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइड्स हैं, नॉन मेटाबोलिक हैं, मतलब वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे। ओके, तो वहाँ पे एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करके उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, कौन, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लैग ए का क्या फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेटर जीन। तो ऑपरेटर जीन किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है, अभी आपने देखा ऑपरेटर जीन जो प्रेजेंट होता है वो प्रमोटर और स्ट्रक्चरल रीजन के बीच में, स्ट्रक्चरल जीन के रीजन में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या बाइंड होता है, यहाँ पे बाइंड होती है हमारी क्या कहते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन जब बाइंड होगी किस रीजन पे, ऑपरेटर रीजन पे, तब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। और जब प्रॉपर बाइंडिंग यहाँ पे नहीं होती तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं होगा। ओके, और जीन हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब प्रमोटर जीन पे इट इज रीजन फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट आता है रेगुलेटर जीन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेगुलेटर जीन को डिनोट किससे करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं और आर से भी डिनोट करते हैं। ओके, आई एंड आर से भी डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। अब यहाँ पे जो लाइकोपेरॉन के केस में रिप्रेसर होता है वो एक्टिव रिप्रेसर होता है,
क्या होता है, एक्टिव रिप्रेसर होता है। क्यों एक्टिव रिप्रेसर होता है? क्योंकि जैसे ही सिंथेसिस होगी किसकी, जैसे ही सिंथेसिस होगी रिप्रेसर प्रोटीन की, और वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन से, और वहाँ पे प्रोटीन के क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देगा। मतलब वहाँ पे mRNA का फॉर्मेशन नहीं होगा, देन mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे किसी भी दूसरे केमिकल की जरूरत नहीं होती कि इसको इंड्यूस करे तब जाकर के एक्टिव हो, तब जाकर के बाइंड हो। यहाँ पे अपने आप में ही एक्टिव होता है और बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से। हाँ, इनएक्टिव करने के लिए यहाँ पे इंड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है जब ओपेरॉन सिस्टम क्या करना होता है, स्विच ऑन कंडीशन में आना होता है, तब जरूरत पड़ती है इंड्यूसर की, तब ये इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए लैगोपेरॉन के केस में जो रिप्रेसर होता है क्या होता है, एक्टिव रिप्रेसर होता है। ये इनएक्टिव कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। लेकिन रिप्रेसिबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव होता है या रिप्रेसर इनएक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं एपो रिप्रेसर। अब वो एक्टिव कब होगा, जब वहाँ पे ट्रिप्टोफैन उससे बाइंड करता है, को रिप्रेसर उससे बाइंड करता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ याद रखनी है कि ये इसकी जो होती है 4 सब यूनिट होती हैं, इसकी रिप्रेसर प्रोटीन की, जिसमें से 2 यहाँ पे 4 बाइंडिंग साइट होती हैं, और 4 बाइंडिंग साइट में से 2 बाइंडिंग साइट होती हैं ऑपरेटर जीन पे बाइंड होने के लिए, और 2 साइट होती हैं किसके लिए, इंड्यूसर से बाइंड होते हैं, जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। अब इन 2 साइट आपने देखा कि इन 4 साइट में से 2 साइट किसके लिए है, डीएनए से बाइंड करने के लिए, मतलब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करने के लिए, और 2 साइट जो है वो किसके लिए हैं, 2 साइट हैं इंड्यूसर से बाइंड करने के लिए। और यहाँ पे इंड्यूसर आप लोग देखें कि अभी कौन सा है, रियल इंड्यूसर इन केस ऑफ लैक्टोपेरॉन कौन है, एलोलैक्टोज है। आपको भूलना नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन में लैक्टोज एलोलैक्टोज दोनों है तो आपको एलोलैक्टोज लगाना है। एलोलैक्टोज नहीं है तब आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है लैक्टोज। इंड्यूसर क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस आफ्टर बाइंडिंग विद रिप्रेसर फॉर्म एंड इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं, अब ये केमिकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रेसर के साथ बाइंड करते हैं, अब बाइंडिंग के बाद इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और लैगोपेरॉन के केस में स्विच ऑन जो है स्विच जीन को एक्सप्रेस करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, अब लैगोपेरॉन में एलोलैक्टोज इज रियल इंड्यूसर, और ये क्या है, आइसोमर ऑफ लैक्टोज। तो यहाँ पे आप देखिए ये लैक्टोज का डायग्राम है, ये लैक्टोज का डायग्राम है, ये एलोलैक्टोज का डायग्राम है, और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या हो रहा है, लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज है और यहाँ पे बीटा 1,6 लिंकेज है। तो आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस इन लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज, तो आप यहाँ पे लिंकेज का डिफरेंस बता सकते हैं कि यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज है, बीटा 1,6 लिंकेज इनके साथ एलोलैक्टोज। दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन होता है, ये जो दोनों यूनिट है ना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इसको हाइड्रोलाइज करने का काम करता है, मतलब अलग अलग कर देगा। ये दोनों ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अलग हो जाएंगी, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, गैलेक्टोज अलग हो जाएगा। तो आपने दोनों फंक्शन देखा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, और एलोलैक्टोज लैक्टोज का भी डायग्राम देखा आपने। अब एक टर्म आता है ग्रेटुइटस इंड्यूसर। क्या होता है ग्रेटुइटस इंड्यूसर, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं रिजेंबल विद नॉर्मल इंड्यूसर बट दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम। अब आप अभी तक देख रहे थे कि जो हमारे पास इंड्यूसर था कैटाबॉलिक प्रोसेस इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम में, तो वहाँ पे वो मेटाबोलाइज भी हो रहा था। ओके, मतलब एंजाइम जो बनेंगी वो मेटाबोलाइज भी होंगी। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, ये लैक्टोज जो है वो मेटाबोलाइज भी हो रहा था। ओके, बट यहाँ और इंड्यूसर की तरह भी वर्क कर रहा है, बट जो ग्रेटुइटस इंड्यूसर है वो कैसा है, नेचुरल इंड्यूसर की तरह ही दिखता है, वैसा ही होता है, बट दे आर नॉट मेटाबोलाइज बाय द एंजाइम, मतलब उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, मान लीजिए कि सेल से हमको प्रोटीन बनानी है बट उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होना है, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेटुइटस इंड्यूसर बाइंड करेगा, और ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, और इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल थायोगैलेक्टोसाइड, IPTG आप बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपिल थायोगैलेक्टोसाइड। याद रखना है ग्रेटुइटस इंड्यूसर, दे आर नॉर्मली नेचुरल रिजेंबल टू नेचुरल इंड्यूसर बट दे आर नॉट मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज का मतलब उस पर एंजाइम का इफेक्ट नहीं होगा, उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे वहाँ पे देखते थे बीटा गैलेक्टोसाइड लैक्टोज को ब्रेकडाउन कर देता था उसको उसके मोनोमर यूनिट में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो आप ग्रेटुइटस इंड्यूसर याद रखेंगे। अब कौन सा इसका एग्जाम्पल है ये भी याद रखेंगे। ओके,
तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आइसोप्रोपिल थायोगैलेक्टोसाइड, IPTG, दोनों के नाम से पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए। ये लाइकोपेरॉन सिस्टम का NCERT का डायग्राम है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में देखिए यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ से बाइंड है, ऑपरेटर रीजन से बाइंड है। और जब ऑपरेटर रीजन से बाइंड होगा तो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे प्रॉपर बाइंड नहीं होगा प्रमोटर रीजन पे, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ओपेरॉन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर जब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर होगा, जब प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर होगा, इंड्यूसर किससे बाइंड कर जाएगा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम में, यहाँ पे रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। जैसे ही रिप्रेसर से बाइंड करेगा वैसे ही क्या होगा, अब RNA पॉलीमरेज प्रॉपर बाइंड होगा प्रमोटर रीजन से और मूव करेगा ऑपरेटर रीजन, देन स्ट्रक्चरल जीन में, और किसका सिंथेसिस होगा, mRNA का सिंथेसिस होगा, लैग जेड रीजन का, वाई रीजन का, ए रीजन का, और इससे बनने वाला जो mRNA, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसाइजिंग मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, गैलेक्टोसाइड परमिएज है, गैलेक्टोसाइड ट्रांस स्टाइलेज है। तो यहाँ पे इसके लिए इंफॉर्मेशन जो है इस mRNA में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA। अब देखिए एक हमारे पास जो क्या कहते हैं एनिमेटेड डायग्राम है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये क्या है, जब रिप्रेसर बाइंड है ऑपरेटर रीजन से, तब RNA पॉलीमरेज यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं किया और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, अब रिप्रेसर इंड्यूसर आएगा मीडियम में, इंड्यूसर आएगा कहाँ से बाइंड करेगा, इंड्यूसर आएगा रिप्रेसर से बाइंड करेगा और ऑपरेटर रीजन को छोड़ देगा। और जैसे ही इसको लीव करेगा RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा प्रमोटर से और क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अब देखिए स्ट्रक्चरल जीन का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, देन ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। ये देखिए ये ट्रांसलेशन ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसलेशन है। ये कौन बाइंड, और ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ से बाइंड हो रही है, ये रिप्रेसर जीन जो है, रिप्रेसर रीजन है, इसको आई जीन से भी डिनोट करते हैं। और ये क्या करा रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, देन ट्रांसलेशन हो रहा है, और यहाँ पे आपका रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है कि जो मेन ओपेरॉन सिस्टम है उसका एक ही प्रमोटर है, मतलब लैक जेड, लैक वाई, लैक ए के लिए एक ही प्रमोटर है। बट रिप्रेसर प्रोटीन का अपना सेल्फ प्रमोटर होता है, रिप्रेसर प्रोटीन का अपना सेल्फ प्रमोटर होता है। ये लैक ओपेरॉन वाले प्रमोटर से कोई क्या कहते हैं रेगुलेट नहीं होता, इसका अपना खुद का प्रमोटर होता है। ओके, तो आप इस एनिमेटेड डायग्राम को भी देख करके समझ सकते हैं किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। अब कुछ और प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। कैटाबॉलिक रिप्रेशन और ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज कैटाबॉलिक रिप्रेशन। तो आपको समझ में आ रहा है, कैटाबॉलिक रिप्रेशन मतलब कैटाबॉलिज्म हो रही होगी, उसका रिप्रेशन कैसे होगा, या ग्लूकोज इफेक्ट क्यों बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए मीडियम में, ठीक है, अगर मीडियम में एक से ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है और वहाँ पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो पहले जो ग्लूकोज होगा वो मेटाबोलाइज होगा। ओके, और ग्लूकोज क्या करेगा, जब मेटाबोलाइज होगा तो वो दूसरे शुगर की मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम होंगे उसकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है उसकी सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा। कौन, ग्लूकोज। तो एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर शुगर। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट या कैटाबॉलिक रिप्रेशन। क्यों, क्योंकि अभी लास्ट टॉपिक में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे जब ग्लूकोज मीडियम में एग्जॉस्ट हो जा रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, लैक्टोज मेटाबोलाइज हो रहा था। तो कब हो रहा था लैक्टोज मेटाबोलाइज, जब मीडियम में ग्लूकोज एब्सेंट है। अगर मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और वहाँ पे लैक्टोज भी होगा, ओके, तब पहले कौन यूटिलाइज होगा, ग्लूकोज, और वो क्या करेगा कि जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम बन रही थी उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक रिप्रेशन, कि अगर मीडियम में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, उसके अलावा भी कोई शुगर प्रेजेंट है, तो वो दूसरे शुगर की मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम सिंथेसिस हो रही थी उसको इनहिबिट करेगा, ओके, रिप्रेस करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिप्रेशन। कैटाबॉलिक रिप्रेशन इज कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP, CAMP, साइक्लिक AMP इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, मतलब
यहाँ पे कुछ और फैक्टर हैं जो कि इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। जब मीडियम में, अब देखिए मान लीजिए ये मीडियम है सेल के अंदर, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल हाई है, ग्लूकोज लेवल हाई है, ओके, और सीएमपी लेवल यहाँ पे क्या है, सीएमपी लेवल कम है, तब वहाँ पे लैक्टोज की सिंथेसिस के लिए क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव रहेंगे, ओके। और ये एक्टिव कब होंगे, जब मीडियम में ग्लूकोज कम होगा और CAMP साइक्लिक AMP क्या होगा, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ये जब हाई होगा और ग्लूकोज कम हो जाएगा, ओके, ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए और साइक्लिक AMP ज़्यादा हो जाए, साथ ही साथ मीडियम में जिस शुगर की मेटाबॉलिज्म होनी है वो प्रेजेंट होगी। तो एग्जांपल के लिए हम लोग लाइकोपिरान में समझ लेते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज मीडियम में ज़्यादा है और साइक्लिक AMP क्या है, साइक्लिक AMP लेवल ज़्यादा है और ग्लूकोज लेवल कम है, तब वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर मीडियम में ग्लूकोज ज़्यादा है, साइक्लिक AMP कम है, तब ट्रांसक्रिप्शन लेवल लो होगा। तो आप लोग ये पॉइंट में नहीं भूलिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन ग्लूकोज लेवल हाई एंड CMP लेवल कंसंट्रेशन लो इनसाइड सेल, देन ट्रांसक्रिप्शन लेवल हाई और लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ग्लूकोज लेवल हाई है, CMP कंसंट्रेशन लो या हाई कुछ भी हो जाए, अगर ग्लूकोज लेवल हाई है तो आप समझ लीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या होगा, लो ही होगा। ये किसको क्या करेगा, कैटाबोलिक इफेक्ट, ग्लूकोज इफेक्ट शो करेगा, मतलब दूसरे शुगर की मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम सिंथेसिस है उसको इनहिबिट ही करेगा। लेकिन जब ग्लूकोज जैसे ही ड्रॉप होता है वैसे CMP साइक्लिक AMP लेवल बढ़ जाता है सेल के अंदर और ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा, ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पे लैकोपेरॉन के केस में लैक्टोज जो है शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है डाईऑक्सी ग्रोथ। ये क्या होती है, ये सेलुलर ग्रोथ है, टू फेज, सेलुलर ग्रोथ इन टू फेज, ठीक है। अब टू फेज में कैसे होगी, क्यों होगी, ये हम लोगों को देखना है। अब अगर मान लीजिए मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है तब तक तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया। लेकिन जैसे ही मीडियम में ग्लूकोज एग्जॉस्ट हुई, वहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरियल ग्रोथ एक समय के लिए रुक गई, मतलब फिर से लैग फेज आ गया, फिर से प्रिपेयरिंग फेज आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मीडियम में ग्लूकोज एग्जॉस्ट होती है और कोई दूसरे शुगर प्रेजेंट है, एग्जांपल के लिए लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज तो ऐसा नहीं है तुरंत मेटाबोलाइज हो गया जैसे ही ग्लूकोज एग्जॉस्ट हुआ, वो क्या लिया, थोड़ा टाइम लेगा, मेटाबॉलिज्म में होगा उसका, मतलब उसका ब्रेकडाउन होगा और कैटाबॉलिज्म के बाद वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, अब ग्लूकोज जो है वो फिर से यूटिलाइज होगा सेल कल्चर में प्रेजेंट बैक्टीरिया के द्वारा, ओके। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही ग्लूकोज एग्जॉस्ट हुआ वहाँ पे लैग फेज आ गई, प्रिपेयरिंग फेज आ गई, मतलब फिर से वहाँ पे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो रही होगी। जैसे ही मेटाबॉलिज्म थोड़ा कंप्लीट हुई वैसे ही ग्लूकोज जब मिला सेल कल्चर मीडियम में और बैक्टीरिया यूटिलाइज किया, फिर से वहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब मान लीजिए अगर लैक्टोज, अब मीडियम में फिर से ग्लूकोज हम ऐड कर दें, तो लैक्टोज जब यूटिलाइज हो रहा था लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, उसके बाद क्या फिर से स्टडी स्टेट आएगा, नहीं आएगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली यूटिलाइज होता है, उसका कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म नहीं होता वहाँ पे। तो क्या होगा, अगर मीडियम में ग्लूकोज फिर से ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो कंटिन्यूस होती रहेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लैग फेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लैक्टोज के लिए तो ब्रेकडाउन होने की ज़रूरत थी, वहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस होगा, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, तब जा करके वो यूज़ होगा। लेकिन ग्लूकोज जब हम ऐड कर देते हैं मीडियम में तो वहाँ पे ऐसी प्रोसेस नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैक्टोज के बाद अगर मीडियम में ग्लूकोज ऐड किया जाए तो क्या वहाँ पे लैग फेज आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्लूकोज के बाद लैक्टोज ऐड कर रहे हैं तब वहाँ पे लैग फेज आएगी। क्यों, क्योंकि लैक्टोज का पहले ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होने के लिए प्रोटीन चाहिए जो कि सिंथेसाइज होगी तभी उसका ब्रेकडाउन हो, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिले, पूछ ले इट रिप्रेजेंट, तो आप बोल सकते हैं डाईऑक्सी ग्रोथ। डाईऑक्सी ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर ग्रोथ इन टू फेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लैग फेज यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर देखें तो एक लैग फेज यहाँ पे है, एक लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर यहाँ पे स्टेशनरी थोड़ा सा आया और उसके स्टेशनरी के इसको फिर से लैग फेज बोलेंगे, और फिर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। देन मेटाबोलाइज होने के बाद जब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तब ग्लूकोज यूटिलाइज होने लगता है सेल के द्वारा। तो ये आपको
डायऑक्सी ग्रुप। फिर हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन सिस्टम। तो जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे लैक ऑपरेरॉन सिस्टम देखे हैं एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम, इसी तरीके से ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम। और रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम क्या होता है, जब ऑपरेरॉन सिस्टम का एंड प्रोडक्ट ही क्या करे, अपने एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन को क्या करे, सप्रेस कर दे। सप्रेस कर देगा तो वहाँ पे एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन उसका नहीं होगा। तो ऐसे ऑपरेरॉन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या है, टीआरपी ऑपरेरॉन। टीआरपी स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन। ओके, अब यहाँ पे टीआरपी ऑपरेरॉन क्यों जरूरत पड़ती है, टीआरपी ऑपरेरॉन जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वो कैटाबॉलिक के लिए था, ये एनाबॉलिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस हो रही है। तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वहाँ पे 3 थी लैक ऑपरेरॉन के केस में, यहाँ पे 5 हैं। ऑर्डर क्या है, TRPE, TRPD, C, B, A। ये आपको याद रखना है ऑर्डर। कितने स्ट्रक्चरल जीन है कम से कम ये याद रखिएगा। ऑर्डर ABCD पढ़िएगा, E तक जाइएगा, E को बस रिवर्स कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा कि कैसे जो है अरेंज है। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। तो 5 स्ट्रक्चरल जीन है, याद रखिएगा। एक ऑपरेटर होगा, एक प्रमोटर होगा, रेगुलेटर जीन होगा। अब रेगुलेटर जीन वही सेम सीक्वेंस। रेगुलेटर जीन क्या करेगा, रेगुलेटर जीन बनाएगा रिप्रेसर। लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव रिप्रेसर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपो रिप्रेसर। और ये किसके साथ कंबाइन करेगा, जिस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा उसको बोलेंगे को रिप्रेसर। क्यों, जब वो को रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तब वो एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट होगा। ओके, और यहाँ पे जो को रिप्रेसर है वो क्या है, ट्रिप्टोफैन। टीआरपी ऑपरेरॉन में को रिप्रेसर कौन है, ट्रिप्टोफैन। याद रखना है सारी पॉइंट आपको। देन जब एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तब जाकर के बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन पे, अदरवाइज नहीं बाइंड होगा। और जब बाइंड हो जाएगा तब आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन से बाइंड करने से इनिबिट करेगा, और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही बाइंड होगा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन इनिबिट हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन का। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इनएक्टिव रिप्रेसर है। अच्छा, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम है वो करते क्या है, ये मान लीजिए स्ट्रक्चरल जीन है तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा। तो ये क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन एंजाइम को कोड कर रहे हैं, और ये एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉरेज्मिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, ट्रिप्टोफैन में। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ट्रिप्टोफैन कहाँ से बनता है, कॉरेज्मिक एसिड से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और एंजाइम इसके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अब ट्रांसलेशन होगा तो एंजाइम बन जाएंगे। एंजाइम का क्या रोल होता है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन ऑफ कॉरेज्मिक एसिड टू ट्रिप्टोफैन। ओके, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन टीआरपी ऑपरेरॉन में कहाँ से बनते हैं, तो कॉरेज्मिक एसिड से बनते हैं। उसके लिए सबस्ट्रेट कौन है, कॉरेज्मिक एसिड। तो आइए इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है। ऑर्डर क्या है, EDCBA। और यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर रीजन है, प्रमोटर रीजन है, और ये रिप्रेसर जीन है। ओके, और यहाँ पे कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे एटेन्यूटर हो गया। तो जिस तरीके से प्रमोटर ऑपरेटर या रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड करके रेगुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन को, उसी तरीके से एटेन्यूटर रीजन भी क्या करता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। ओके, तो आप लोगों को बट अभी याद रखना है मेन जो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर और ये टर्मिनेटर। तो रिप्रेसर रीजन क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, और यहाँ पे जो रिप्रेसर होता है वो क्या होता है, एपो रिप्रेसर होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके पास बाइंडिंग साइट है को रिप्रेसर से बाइंड होने के लिए। अरे यहाँ पे टीआरपी ऑपरेरॉन में को रिप्रेसर कौन है, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन। जैसे ही बाइंड होगा एक्टिव हो जाएगा और ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल जीन है 5 इनके साथ टीआरपी ऑपरेरॉन वो सिंथेसिस नहीं होगा, उसके मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे स्विच ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। और नॉर्मली क्या होगा, जब तक ट्रिप्टोफैन बाइंड नहीं होगा, मीडियम में ऑप्टिमम रेंज तक ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज होगा, तब तक ये स्विच ऑन कंडीशन में ही रहेगा। तो इसी तरीके से लेक्चर को देखते रहिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, और अपने कमेंट वो भेजते रहिए, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके।